नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। जो आर्थिक प्रणालियां होती हैं या जो अर्थव्यवस्था होती हैं, इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इसी कड़ी में पिछले व्याख्यानों में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ, उसकी विशेषताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या लाभ है और क्या उसके नुकसान हैं या क्या उसमें कमियां हैं, इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम समाजवाद एवं साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, चाइना में साम्यवाद है। समाजवाद का उग्र रूप, विस्तृत रूप या ज़्यादा हम कहते हैं उग्र साम्यवाद कहलाता है। समाजवाद और साम्यवाद की विशेषताएं और गुण दोष का हम एक साथ ही अध्ययन करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि समाजवाद की तुलना में साम्यवाद जो है वो थोड़ा ज़्यादा उग्र है। उग्र का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप है, ज़्यादा व्यक्तियों की स्वतंत्रता कम है समाजवाद की तुलना में। बाकी इनकी विशेषताएं अर्थ हम एक साथ लेंगे। आपने कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद या हम जो समाजवाद का उदय की हम बात पढ़ते हैं, अक्सर सुनते भी हैं। समाजवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, पिछले 2-3 अध्यायों के अंतर्गत हमने जो हमारे व्याख्यान है उसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अच्छाइयाँ और उसके जो कमियां थी उनका अध्ययन किया था। और जो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी, ध्यान रखिए, विशेष रूप से आर्थिक उच्चावचन, जो उतार चढ़ाव ज़्यादा पाया जाना, क्योंकि वहाँ पर कीमत प्रणाली होती है, ठीक है, और सारे जो सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, वो आपस में सामंजस्य से कार्य नहीं करते हैं। तो इस कारण से वर्ग संघर्ष, ध्यान रखिए, पूंजीवाद के अंतर्गत जो वर्ग संघर्ष है, कि कौन सा वर्ग संघर्ष, वहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने कहा कि पूंजीवाद के अंतर्गत किसी को किसी की चिंता नहीं है। पूंजीपति वर्ग हो चाहे श्रमिक वर्ग हो, पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, वहाँ पूंजीपति वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है उनमें संघर्ष की स्थिति आ जाती है। और संघर्ष की स्थिति आने के कारण धीरे धीरे पूंजीपति का जो वर्ग है या उच्च वर्ग जो इसे हम कहते हैं, उन पर श्रमिक जो हैं उनकी संख्या अधिक होने के कारण एक तरह से उन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये वर्ग संघर्ष है, कब्जा कर लेते हैं। और ध्यान रखिए, उस कब्जे के अंतर्गत जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। संघर्ष कब्जा कर लेते हैं और पूंजीवादी जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। और ध्यान रखिए, समाजवाद का उदय होता है। दिशाहीन एक अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है, जहाँ पूंजीपति वर्ग अपने लाभ की कार्य करता है, श्रमिक वर्ग एकत्रित होकर उस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष करता है। और उस संघर्ष में जब श्रमिक वर्ग की संख्या अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो कब्जा कर लेता है एक तरह से पूंजीपतियों पर। तो इसे हम वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा के नाम से जानते हैं या वो संज्ञा देते हैं। तो इसी संदर्भ में ध्यान रखिए, समाजवाद का उदय जो होता है, मुख्य रूप से मैंने कहा आपको, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का उदय क्यों होता है, क्योंकि ध्यान रखिए, हमने पढ़ा पूंजीवाद के अंतर्गत एक फ्री इकोनॉमी होती है। ध्यान रखिए, अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है। एक अनप्लान्ड इकोनॉमी, एक फ्री इकोनॉमी, निर्बाध गति से अपने आप चलने वाली अर्थव्यवस्था, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में चलती है, आपस में सेक्टर्स में सामंजस्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की समस्याएं जो क्रिएट होती हैं, समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, उन्हीं का रूप है इस समाजवाद का एक तरह से उदय। समाजवाद अर्थव्यवस्था, इसे हम प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं। समाजवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
एक नियोजन की भांति एक समाज के द्वारा सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए प्लानिंग के द्वारा केंद्रीय नियोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं समाजवादी जो अर्थव्यवस्था हमारी इसकी विशेषताएं देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता पहली विशेषता है उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर सरकारी स्वामित्व। उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर, यहाँ पर उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर सरकार का स्वामित्व या सरकार का अधिकार होता है। और सरकार ध्यान रखिए समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करती है अधिकतम सामाजिक कल्याण के नियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है या समाज का अधिकार होता है तो उसी स्थिति में जहाँ एक प्लानिंग के द्वारा एक नियोजित तरीके से ध्यान रखिए एक केंद्रीय नियोजन के द्वारा प्लानिंग के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं समाज के का विशेष ध्यान रखते हुए और उन योजनाओं की प्लानिंग की जाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो उत्पादन के सभी साधनों पर ध्यान रखिए सरकार का या समाज का स्वामित्व हो जाता है इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा है केंद्रीय आर्थिक नियोजन व्यवस्था। केंद्रीय आर्थिक नियोजन, मैंने कहा बार बार कह रहा हूँ, एक प्लानिंग के द्वारा कि नियोजन के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से समाज का विकास किया जाता है या देश का विकास किया जाता है या प्लानिंग बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी कि केंद्रीय जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समाज के हित को ध्यान में रखते हुए एक योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ध्यान रखिए ये इसमें ये निकल के आती है बात कि ऐसी स्थिति में क्या होता है एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारी होती है उस स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ध्यान रखिए उपभोक्ता जो है या व्यक्ति जो है उसकी धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो खुल के बोल भी नहीं सकता। हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, चाइना का देते हैं। हालांकि चाइना में जो साम्यवाद है वहाँ व्यक्ति को आज़ादी बहुत कम है, बहुत सीमित आज़ादी है ध्यान बोलने की। कुछ भी ऐसे ही सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ बोल नहीं सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि वहाँ की स्वतंत्रता उनको सीमित दी हुई है, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो राजनीतिक हो। जो भी स्टेटमेंट जारी करने होते हैं हम देखते हैं वहाँ पेपर निकलता है, ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है वो निकलता है, वो जो खबर देता है वहाँ की जनता में वही सबके लिए मानी जाती है, पूरी दुनिया में वही जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक साम्यवाद है और इस साम्यवाद के अंतर्गत हम जानते हैं कि एक आर्थिक नियोजन व्यवस्था होती है और उस नियोजन के हिसाब से सरकार एक प्लानिंग के द्वारा कार्य करती है। उत्पादन व वितरण पर प्रभावी नियंत्रण, उत्पादन व वितरण पर प्रभावी नियंत्रण, यानी कि यहाँ पर उत्पादन व वितरण पर हमने मूलभूत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया था। उस समस्याओं में क्या था, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और ये भी था उत्पादन का वितरण कैसे हो और वितरण किन में हो। यानी कि मैं कहूँ आपसे हमने जो मूलभूत आर्थिक समस्याएं पढ़ी थी उन मूलभूत आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं जो अर्थव्यवस्था के मेन कार्य हैं उन कार्यों का कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से कैसे समाधान किया जाता है, क्या और कितना उत्पादन किया जाए। हालांकि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की थी और कुल मिलाकर लास्ट में आपको शॉर्ट में बताया भी था एक सब कि सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम के द्वारा किया जाता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम क्या है, कीमत प्रणाली क्या है कि जहां मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो कुल मिलाकर देखी जाए तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, वो तो कीमत प्रणाली काम करती है। जिसके पास पैसा है या जो व्यक्ति जिस वस्तु की डिमांड करेगा उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें उसको लाभ होगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, चाहे वो वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के लिए हानिकारक हो नुकसानदायक हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर आपस में सामंजस्य का अभाव होता है हर सेक्टर्स में। तो इसलिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था हमारी जो थी उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखिए हमने अध्ययन किया था कि कीमत प्रणाली के द्वारा, और फिर मैंने कहा था दूसरी कि सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय नियोजन के द्वारा
सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। हमने अध्ययन किया था ध्यान रखिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कैसे किया जाता है, उत्पादन वेतन पर प्रभावी नियंत्रण, या हम जो कहें उत्पादन वेतन पर सरकार का नियंत्रण, समाज का नियंत्रण, या हम जो कहें कि उत्पादन वेतन जो होगा, ठीक है, या जो उत्पादन होगा या उसका वेतन होगा वह सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इस आर्थिक नियोजन या केंद्रीय नियोजन ये प्लानिंग के द्वारा किया जाएगा। ये सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य ऊपर ध्यान रखें। अधिकतम सामाजिक कल्याण है, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि व्यक्ति विशेष को कोई का उत्तराधिकार का सिस्टम नहीं होता है, पूंजी संचय नहीं कर सकता है, ठीक है, और निजी स्वामित्व का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय नियोजन है, एक सरकार जो है, गवर्नमेंट की जो प्रणाली है, प्लानिंग जो है किया जाता है सेंट्रलाइज स्तर पर, तो उस प्लानिंग के अंतर्गत ध्यान रखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं उस देश के, उस संस्था का यह प्रयास रहता है, उस केंद्रीय नियोजन का, ठीक है, कि सभी का आर्थिक कल्याण हो या सभी का समग्र कल्याण हो, जिसे हम कहते हैं अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि होता है। तो क्योंकि वहाँ पर हम जानते हैं कि एक तरह से ये कॉन्सेप्ट रहता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उसको आवश्यकता के अनुसार भोजन या जो मिलेगा उसको जो आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। वहाँ सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, ध्यान रखिए, वहाँ पर सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, और वहाँ पर आपको जो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार का उद्देश्य सभी का आर्थिक कल्याण करना होता है। शोषण का समापन, ध्यान रखिए, शोषण का समापन होता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति होती नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति होती नहीं है, निजी लाभ का उद्देश्य होता नहीं है, ठीक है। तो एक केंद्रीय संगठन है, एक तरह से सामाजिक प्रणाली है, एक सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो सभी के लाभ के लिए कार्य करती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो संचय का अधिकार रहे ही नहीं, ध्यान रखिए। साम्यवाद के अंतर्गत तो सभी को समान शिक्षा मिलती है, सभी के लिए समान हॉस्पिटल्स होते हैं, सभी के लिए समान सुविधाएं होती हैं, ठीक है, और उन सुविधाओं को भोग के लिए व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है उनकी क्षमता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, और जिनकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसको मिलता है। इसलिए जो शोषण है वो तो उसकी बात नहीं होती वहाँ, ठीक है। आर्थिक समानता, ठीक है, यानी आर्थिक समानता अधिक से अधिक पाई जाती है, और आर्थिक वहाँ यानी कि आय का एक तो वो कहते हैं ना, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ा था, आय का समान वितरण की सब स्थिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ध्यान रखिए निजी स्वामित्व, निजी लाभ का, उत्तराधिकार का सिस्टम नहीं होता है, इसलिए आर्थिक जो समानता है वो पाई जाती है। क्योंकि सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, सभी व्यक्तियों को आवश्यकता के हिसाब से उनको भोजन वगैरह मिलती है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए का सिस्टम नहीं होता है, वो रोजगार, ठीक है, सरकार का उद्देश्य सभी को रोजगार देना होता है, ठीक है। हम देखते हैं कई बार पूंजीगत अर्थव्यवस्था में रोजगार एक मुख्य मुद्दा रहता है, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों होती है, कि यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति इसलिए होती है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन देना संभव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर, जो कंपनियां हैं, वो कम लोगों को रोजगार देती है। क्यों? क्योंकि उनको कम पैसा खर्च करना पड़ता है। जहाँ पर तो क्या है, सभी को रोजगार मिल जाएगा, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सबको काम करेंगे, मिलेगा कितना उनको, उनका बहुत कम मिलेगा, इससे उनको दिक्कत नहीं है। सभी को व्यक्ति क्षमता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उनको जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको वेतन मिल जाएगा। इसके इसलिए ध्यान रखिए पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है, ठीक। अपूर्ण रोजगार या बेरोजगारी की समस्या ही रहती। अनार्जित आय का निराकरण, अनार्जित आय का ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है, अनार्जित आय का निराकरण। हमने वहाँ क्या पढ़ा था, पूंजीवाद के अंतर्गत आय का संचय किया जाता है, संचय की स्वतंत्रता होती है, संपत्ति के संचय करने की स्वतंत्रता होती है, ध्यान रखिए। और उस संचय के अंतर्गत ऐसे बहुत से व्यक्ति जिनकी पूर्वजों ने संचय कर लिया है या उनके द्वारा खुद के द्वारा अर्जित आय नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका उपभोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं रहती है। स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कीमत प्रणाली का अभाव। स्वतंत्र कीमत प्रणाली जो होती है
उसका अभाव पाया जाता है। कीमत प्रणाली मैंने बार बार बताया, प्राइस मैकेनिज्म यानी कीमत प्रणाली किसे कहते हैं, जहां मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो यहाँ स्वतंत्र कीमत प्रणाली नहीं होती है, ध्यान रखिए। यहाँ सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा वस्तुओं की कीमतें तय कर दी जाती हैं और हमको उसमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब हम अपने यहाँ भी हम देखते हैं कि सरकारी सिस्टम के अंतर्गत जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार ने जो कीमत तय की है उनमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, सरकार ने तय कर लिया वो तो ठीक। तो इसलिए यहाँ पर एक कीमत प्रणाली की अनुपस्थिति रहती है और सरकार के द्वारा जो कीमतें तय कर दी जाती हैं उन कीमतों को उपभोक्ता स्वीकार करता है, स्वीकार मानता है। ठीक, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अंत, यानी कि उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अंत। ठीक है, हमने पूंजीवाद में पढ़ा था कि यहाँ उपभोक्ता राजा होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है, देखिए वो राजा है, उत्पादक वहां पर सेवक का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक है वो उपभोक्ताओं की पसंद के हिसाब से उत्पादन करता है और उस उत्पादकों में प्रतियोगिता बहुत अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु कम कीमत पर आसानी से मिल जाती है। उदाहरण के यहाँ पर उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अंत हो जाता है। सरकार के द्वारा केंद्रीय आर्थिक नियोजन व्यवस्था के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और समाज को वो वस्तु वितरित की जाती है और समाज को वही वस्तु मिलती है, उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। इसमें उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन का मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, जिसमें मैंने बताया, आपको शुरू में बताया था, सामाजिक भी है, आर्थिक है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता बहुत कम पाई जाती है। अर्थात हम यूँ कहें कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता बहुत कम मात्रा में मिली होती है। बोलने की आज़ादी, ठीक है, संपत्ति का, राजनीतिक, धार्मिक, ये पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं मिली होती है, उनकी स्वतंत्रता को हनन होता है। अर्थात उनको बहुत कम स्वतंत्रताएं मिली होती हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। क्यों? कि वहाँ तो सरकार के द्वारा, देखिए जो केंद्रीय सिस्टम जो हमारा है, जो नियोजन सिस्टम है, प्लानिंग सिस्टम है, जो सरकार का जो तरीका है, जो नियम है, उसके हिसाब से उपभोक्ताओं को चलना पड़ता है, उनके हिसाब से उपभोग करना पड़ता है, उनके हिसाब से कार्य करना पड़ता है। और उस स्थिति में वो एक संस्था के खिलाफ या केंद्रीय नियोजन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, ध्यान रखिए, ज़्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, उनको चीज़ें स्वीकार करनी पड़ती हैं। इसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं रूस और चाइना में ये स्थिति पाई जाती है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम इसके फायदे जो हैं, इसके लाभ जो हैं, वो इसमें जो कमियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यानी कि फिर हम मिक्स इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हम अध्ययन करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विशेषता क्या है, भारत ने क्यों अपनाई, क्या फायदे इसके और इसमें क्या कमियां हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। इस प्रकार से हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।